Hello everyone. This is the second video lecture of class +1 biology. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग स्टडी किए थे. ठीक है, सेकेंड लेक्चर में भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे. हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. और हमने ये भी पढ़ा था कि इन सभी प्रॉपर्टीज में से जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है. और ये भी बात की थी कि क्यों है, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, वो नॉन लिविंग होगा. ऐसे ही दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होती है कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी. कॉन्शियसनेस भी मेटाबॉलिज्म की तरह डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट की अवेयरनेस नहीं है तो वो लिविंग कंसीडर नहीं होगा. ठीक है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हम जो ह्यूमन होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, हालांकि ह्यूमंस के पास कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, हम अपने थॉट्स जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, तभी हम हाईएस्ट ऑर्डर पे होते हैं ना. तो हम अपने, अगर हमें कोई आवाज़ दी है तो हम सिर्फ ये नहीं पहचानते, हम ये भी प्रोसेस करते हैं कि वो क्या बोल रहा है. ठीक है, हमें ये भी पहचान होती है कि ये आवाज़ किसी जानने पहचानने वाले की है, हमारी मम्मी की है, पापा की है, या किसी अननोन पर्सन की है. हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है. ठीक है, और मतलब जो भी हमने सुना हम उसको प्रोसेस करके जो भी हमें जवाब देना है, आंसर देना है, हम देंगे. ठीक है, तो वो होगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. यानी कि जो हमने आवाज़ सुनी थी वो सिग्नल था, स्टिमुलाई था, और उसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स दिया जो भी हमें देना था. ठीक है, तो कॉन्शियसनेस इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एज वेल एज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई होता क्या है? स्टिमुलाई आर सिग्नल जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन होगा. ठीक है, स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे ईयर, आइज, नोज, स्किन हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है, जो कि जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे कि फोटो रिसेप्टर होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ टच के लिए सेंसिटिव होते हैं. जो हमारी नोज के अंदर होते हैं वो स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं. जो हमारी टंग के ऊपर होते हैं वो फूड यानी कि टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं. तो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे पास रिसेप्टर्स हैं जो कि इन स्टिमुलाई को परसीव करते हैं. अब बात है कि स्टिमुलाई 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. उसके बाद what is response? The visible change or reaction which an organism produces as a result of applied stimulus. जो भी सिग्नल हमें मिला उसके अगेंस्ट जो भी रिएक्शन हमने दिया वही रिस्पॉन्स होता है. अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी होती है, एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस ऑफ सेल्फ. हमें सिर्फ अपने आसपास की सराउंडिंग्स की ही नहीं, अपनी अपनी बॉडी के लिए भी हम अवेयर होते हैं. हमारे माइंड में हर टाइम क्या चल रहा होता है इसका हमें पता होता है. ठीक है, और एक लिमिट तक हमें ये भी पता होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है. जैसे पेन की अगर हम बात करें, जहाँ पे भी कोई भी जो ऑर्गन है अगर हमारा ठीक से वर्क नहीं कर रहा, हमें पेन महसूस होगा. और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पेन महसूस होता है तो हो सकता है कि हम मेडिकल एडवाइस के लिए जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम जो आगे जाके बड़ी हो सकती थी हम उसको पहले ही सोल्व करवा लेंगे. जैसे ऐसे नहीं कहते हैं कि कैंसर अब तो लास्ट स्टेज में पहुंच गया, अब कुछ नहीं हो सकता. लेकिन अगर हमने कैंसर को जो स्टार्टिंग की स्टेज थी उस टाइम पे अगर मेडिकल एडवाइस, मेडिकल हेल्प ली होती तो शायद हम उसको कंट्रोल कर जाते. तो ऐसे ही हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसकी भी, और एक लिमिट तक हम हमारी बॉडी में क्या हो रहा है उसकी भी अवेयरनेस होती है. ये ह्यूमन बीइंग्स की एडिशनल प्रॉपर्टी है. आपने देखा होगा कि
जो हैंडीकैप होते हैं, यानी कि जो हो सकता है पैर से नहीं चल सकते, तो उनके जो लेग्स होता है उसमें पेन की कोई भी सेंसेशन नहीं होती, पेन भी उन्हें महसूस नहीं होता। अगर उसके उनके उस वहाँ पे चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, तो उन्हें महसूस नहीं होती। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के पास एडिशनल प्रॉपर्टी होती है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। अब बात करें, क्या प्लांट्स के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते नहीं, प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स, लेकिन रिस्पॉन्स उनमें भी होता है, कॉन्शियसनेस उनमें भी होती है। वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर या टच, पोल्यूटेंट्स एट्सेट्रा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर लीफ है, लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है। अगर वहाँ के आसपास की एयर में मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। लाइट, अगर ब्लू लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है। ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है। ऐसे ही वो टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। जो डेजर्ट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं वहाँ के प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट उनका कम होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, पानी की वैसे ही कमी है, टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा है। अगर प्लांट्स जितना भी पानी एब्जॉर्ब करेगा उसको ट्रांसपिरेशन में वेस्ट कर देगा तो फिर उसको दिक्कत होगी, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मिमोसा पुडिका का। मिमोसा पुडिका यानी कि टच मी नॉट, जो कि उसका कॉमन नेम है, और मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम है। आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है साइंटिफिक नेम, वर्नाकुलर नेम एंड कॉमन नेम। ठीक है, और क्यों हमें साइंटिफिक नेम रखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लाजवंती एंड छुई मुई, टच मी नोट, ये सारे इसके कॉमन नेम है मिमोसा पुडिका के। ये टच के लिए सेंसिटिव होता है कि अगर इनकी लीव्स को, इस प्लांट की लीव्स को अगर हम टच कर देंगे तो वो लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। देखो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ये वाली लीव्स है, यहाँ पे टच हुआ तो ये फोल्ड होना स्टार्ट होगी, जबकि रियल पोजीशन में ये फोल्ड नहीं होती, यहाँ पे ये फोल्ड नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने टच किया था तो ये फोल्ड हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो पूरा लीफलेट जो है वो फोल्ड हो चुका है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसको टच कर दिया था यहाँ पे, तो ये एक एक करके पूरा लीफलेट फोल्ड हो गया। तो जो मिमोसा पुडिका होता है वो सेंसिटिव टू टच होता है। प्लांट्स में चाहे सेंस ऑर्गन्स ना भी हों तो भी वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए अवेयर होते हैं। अच्छा, अब आपने सुना है कि अगर कोई पर्सन कोमा में होता है तो क्या होता है। इफ अ पर्सन इज इन कोमा, ठीक, एंड सपोर्टेड बाय मशीन्स, सॉरी मशीन की स्पेलिंग के लिए यहाँ पे, एंड सपोर्टेड बाय मशीन्स फॉर वेरियस लाइफ फंक्शंस, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस और अपने सराउंडिंग की जो अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो नहीं होती जब पर्सन कोमा में होता है। उस सिचुएशन में, उस स्टेज में पर्सन जो है ना तो लिविंग कंसीडर होता है, ना नॉन लिविंग, और ना ही वो डेड होता है। तो वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होती है, ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि जब पर्सन कोमा में होता है, ये मैं बता चुकी हूँ कि ना ही तो हम उसको लिविंग कंसीडर करते, ना ही नॉन लिविंग, ना ही डेड। लिविंग क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको लिविंग बीइंग तो कंसीडर कर नहीं सकते। नॉन लिविंग है नहीं, क्योंकि अगर उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो उसकी बॉडी के अंदर बाकी सारे फीचर तो हैं, उसकी डेफिनेट शेप एंड साइज है, उसने होम्योस्टेसिस भी मेंटेन किया हुआ है, और तो फंक्शंस चल रहे हैं ना उसके, और वो डेड भी नहीं है, डेफिनेटली वो डेड नहीं है जब तक वो ब्रीथ कर रहा है। तो वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है ये मुझे आप पता करके बताएंगे। नेक्स्ट property of living being is adaptation. Useful
inheritable changes in form, function and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment. चेंज हुआ है, चाहे वो चेंज फिजिकल हुआ हो, हमारे स्ट्रक्चर में हुआ हो, हमारे बिहेवियर में हुआ हो, या हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो चेंज हुए हो, उन सबको हम अडेप्टेशन कहेंगे, क्योंकि वो हमें एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सरवाइव करने की कैपेसिटी देते हैं। उन सबको हम अडेप्टेशंस कहेंगे। और अडेप्टेशन हमेशा यूजफुल होती हैं, क्योंकि वही चेंज को, उन्हीं चेंजेस को हम अडेप्टेशन कहते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जिसकी वजह से हम बेटर हमारे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। An organism is considered best adapted to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment. According to nature, एक ऑर्गेनिज्म के ना दो ही काम होते हैं कि वो सरवाइव करे और वो रिप्रोड्यूस करे, यानी कि ब्रीड करे। डेथ से पहले, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले जितने अपने जैसे अपनी स्पीशीज वो पीछे छोड़ के जा सकता है, उतना ही बेटर है। तो नेचर के लिए दो ही काम होते हैं हमारे, कि हम खुद सरवाइव करें और रिप्रोड्यूस करें। तो एक ऑर्गेनिज्म ये दोनों काम अच्छे से तभी करेगा जब जो उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं आसपास की, उसमें वो पहले अडेप्ट कर लेगा। अडेप्टेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। अडेप्टेशन लीड्स टू एक्चुअली वेरिएशन। अगर हमारे कुछ ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो जैसे हमारे आसपास के किसी को हम जानते हैं और वो यहाँ से फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, और उन 2-3 जनरेशन तक वो वहाँ पे रहेंगे, तो हम देखेंगे उनकी आने वाली जनरेशन जो होगी वो हमसे थोड़ी डिफरेंट होंगी, चाहे बिहेवियर में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, स्किन कलर में हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। तो वो वेरिएशन है, और वेरिएशन ही इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स विकास। Adaptations are of two types. Short-term adaptations appear for short period. ठीक है, कोई मतलब थोड़े टाइम के लिए कोई स्ट्रेस की कंडीशन है जिसके लिए हमने कोई रिस्पॉन्स किया, और जैसे ही वो स्ट्रेस की कंडीशन चली गई ना, वो अडेप्टेशन, वो चेंज जो हमें आया था वो भी चला गया। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब कि ये कुछ ही टाइम के लिए होते हैं और सिर्फ हमारे लाइफ टाइम में होते हैं, आने वाली सक्सेसिव जनरेशन में ये शो नहीं होंगे, ये हेरिटेबल नहीं होते। और क्योंकि ये हेरिटेबल नहीं होते तो इनका एवोल्यूशन में भी कोई रोल नहीं होता, और होता भी है तो काफ़ी कम होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स। अभी जो है समर का सीजन है, हमें फ्रॉग्स दिखाई देते हैं शाम को, लेकिन जितना भी विंटर का सीजन था फ्रॉग्स दिखाई नहीं देते। इवन लिजर्ड्स, लिजर्ड जो हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर कंसीडर्ड होती हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देती थी ठंड में। और कुछ मैमल्स भी हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, वो विंटर स्लीप में जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन बोलते होते हैं। विंटर स्लीप क्या होती है, उसमें उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हाइबरनेशन की स्टेज में। जब वो एक्टिव थे, फिजिकली एक्टिव थे, उन्होंने जो भी फूड कंज्यूम किया उसकी एनर्जी को उन्होंने स्टोर किया, और जब वो हाइबरनेशन में चले गए, उन्हीं स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स से उन्होंने एनर्जी ऑब्टेन की, और वो सोते रहते हैं पूरी हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग,
हालांकि और भी कई ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम अभी देखते भी हैं वो होता है फ्रॉग, और लिजर्ड्स भी हाइबरनेट करती हैं। तो जैसे ही विंटर सीजन आएगा वो अगले साल भी हाइबरनेशन में जाएंगी, और फिर जैसे ही समर सीजन आएगा वो फिर से फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो ये उस उनके लिए जो ये विंटर का पीरियड है ना, वही स्ट्रेस पीरियड है। जो विंटर का पीरियड सीजन है वो उनके लिए स्ट्रेस पीरियड होता है। जैसे ही स्ट्रेस पीरियड खत्म, तो जो चेंज आया था, मतलब जैसे कि उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लिया था, वो नींद में चले गए थे, सो गए थे, वो वैसे ही डिसअपियर हो जाएगा, वो वापस से फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस के अलावा कुछ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस भी होती हैं, और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन एक्वायर्ड होती हैं, हेरिटेबल नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ऑलवेज हेरिटेबल, वो हमारी सक्सेसिव जनरेशन में भी वो ट्रेट्स, वो हैबिट शो होगी, और ये सिर्फ छोटे से या कुछ समय के स्ट्रेस पीरियड की वजह से नहीं इवॉल्व होती। These develop in response to struggle for existence. जब हमें सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, तो हम कुछ ऐसे हमारी हैबिट में या हमारे स्ट्रक्चर में, फंक्शन में कुछ ऐसे चेंज अडेप्ट करेंगे जिससे हम सरवाइव कर सकें। ये लाइफ लॉन्ग होती हैं, रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईगल की बात करें तो उसके क्लोज, उसको अर्थ के ऊपर से, लैंड के ऊपर से वो अपना प्रे पकड़ लेता है, देख भी लेता है और पकड़ भी लेता है। तो उसके क्लोज ऑब्वियसली उसके पंजे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना, तभी तो वो उस प्रे को उठा सकता है, पकड़ सकता है। ऑन द अदर वे अगर हम स्पैरो की बात करें तो उसको, वो सीड ईटिंग बर्ड है, वो दाने चुगती है, उसको इतने स्ट्रॉन्ग क्लोज की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही अगर हम डार्विन फिंचेस का एग्जांपल लें, आपने पहले पढ़ा भी होगा, डार्विन फिंचेस एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, उनके ग्रुप को हम डार्विन फिंचेस कहते हैं, जो कि गैलापागोस आइलैंड पे मिलता है, जहाँ पे एक टाइम पे डार्विन गए थे। उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये जो बर्ड्स हैं जितने भी टाइप के, इनका एंसेस्टर सेम है, जो बाहर से इस आइलैंड पे आए, यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया, ब्रीड किया। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड की कमी ना हो, फूड एक लिमिटेशन ना हो, तो उन्होंने क्या किया, ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज कर ली। कोई सीड के ऊपर सरवाइव करने लगा, कोई फ्रूट्स खाने लगा, किसी ने कोई इंसेक्टिवोरस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक की शेप थी वो भी चेंज होगी। जो जो खाता है उसको खाने के लिए जैसी बीक जो होती है बेस्ट होती है, वैसी उनकी बीक की शेप सक्सेसिव जनरेशन में चेंज होगी। तो ये एक अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। यहाँ पे पोलर बियर शो हो रहा है। पोलर बियर जो होते हैं नॉर्मल बियर से डिफरेंट होते हैं। कैसे? उनका वाइट फर होता है। नॉर्मल जो बियर्स होते हैं उनमें वाइट फर नहीं होता बच्चे। इनका वाइट फर क्यों होता है? क्योंकि वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, और ये जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वाइट फर जो है स्नो के अंदर, स्नोई इलाकों के अंदर इनको हाइड करने में हेल्प करता है। ये ह्यूमन जो होते हैं, जब भी इन्हें ह्यूमन से छिपना होता है तो भी ये आसानी से छिप सकते हैं, और जब ये अपने प्रे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब भी ये आसानी से अपने आप को छिपा सकते हैं। और अडेप्टेशंस भी यहाँ पे बताई हुई हैं कि मोस्ट बियर्स ईट सम प्लांट मैटर, जबकि पोलर बियर जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये भी इनकी अडेप्टेशन है, क्योंकि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा होती नहीं, हर जगह बर्फ गिरी होती है, वहाँ पे कोई घास या पेड़ पौधे खाने लायक होते नहीं है,
और जो पेड़ होते हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता, तो इसलिए ये कार्निवोरस होते हैं। लार्ज फरी फीट फॉर वॉकिंग ऑन आइस एंड स्नो, बर्फ के ऊपर चलने के लिए इनके पंजे भी नॉर्मल जो बियर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। और ये जो फर होता है ये काफ़ी मोटा होता है कंपैरेटिवली दूसरे बियर्स के, क्योंकि इन्हें ठंड में रहना होता है। तो ये जो फर होता है ये इनको गर्म रखने में, वार्म रखने में, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मसल हम्प ओवर शोल्डर फॉर कैचिंग लार्ज प्रे, अगर कोई इनका प्रे है, फूड है, वो काफ़ी बड़ा है, उनके साथ इनकी फाइट हो रही है, तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये धक्का देते हैं उस प्रे को। इससे क्या होता है, इनकी जो फिजिकल पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और ये अपने प्रे को आसानी से हरा देते हैं, मार देते हैं। सेकेंड वन है अडेप्टेशंस ऑफ ऑल्स। लार्ज आइज सेट फॉरवर्ड ऑन दी हेड gives great depth perception for hunting, plus retinas of their eyes are packed with low light sensitive rods to see at night। पहली बात, आंखें बड़ी होती हैं क्योंकि ये ऊपर उड़ रहे होते हैं और अपने प्रे को इन्होंने ज़मीन के ऊपर देखना होता है, जैसे यहाँ पे ये चूहा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि ये उल्लू रात को जागता होता है, तो इनकी आंखों में रोड जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, कोन्स जो होती हैं, कोन सेल्स जो होते हैं हमारी आँख के अंदर, वो कलर सेंसिटिव होते हैं, और जो रोड सेल्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर रोड सेल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्हें रात को अंधेरे में भी देखना होता है। टोटली साइलेंट फ्लाइट फ्रॉम फ्रिंज्ड फ्लाइट feathers that muffle the sound of air passing through their feathers। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके फेदर्स ऐसे होते हैं कि जब ये उड़ते हैं तो हवा की आवाज़ नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि कुछ उड़ रहा है। साइलेंट फ्लाइट, जिसकी वजह से प्रे जो है वो अवेयर ना हो जाए कि कोई हमें देख रहा है और कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शार्प टैलेंस फॉर कैचिंग प्रे, कि इनके जो ये नाखून होते हैं और जो क्लोज होते हैं वो बड़े होते हैं और शार्प होते हैं ताकि आसानी से अपने प्रे को पकड़ सकें। देयर नेक्स हैव ए लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग प्रे एज दे मूव। अगर प्रे इधर उधर भी भाग रहा होता है तो इनकी गर्दन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इसको उधर उधर मुड़ के देख सकते हैं, तो वो उनसे छिप नहीं सकता आसानी से प्रे। ये जो हमने पोलर बियर और आउल के एग्जाम्पल किए थे, ये थे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस के एग्जाम्पल, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आया है, हमारे जो भी हैबिट्स हैं, जो भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। कुछ अडेप्टेशन जो होती हैं हमारे बिहेवियर में भी होती हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है एलिफेंट का एग्जाम्पल हमें शो किया हुआ है। एलिफेंट में क्या होता है, वो ज़्यादातर हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके कान जो होते हैं बड़े होते हैं और वो उनको फ्लैप करते रहते हैं, ऐसे पंखे की तरह हिलाते रहते हैं ताकि आसपास की जो एयर है वो मूव करें। हम पंखा क्यों हिलाते हैं, ताकि हमें ठंडी हवा मिले। स्प्रे देमसेल्फ विद वाटर, जो उनकी सूंड होती है उससे वो अपने ऊपर पानी छिड़कते हैं जब भी वो पानी पीते हैं, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो सके। ऐसे ही जो स्पैरोज होती हैं वो वार्म एनवायरनमेंट में रहना पसंद करती हैं, तो जब भी जहाँ पे भी कोल्ड एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती है वार्म कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट में उनके लिए फूड की कमी होती है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट वाले कंट्री से माइग्रेट करके वार्म कंट्रीज़ की तरफ चलती हैं। हमने स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस के एग्जाम्पल देखे, हमने बिहेवियर अडेप्टेशन के एग्जाम्पल देखे। ये है फंक्शनल अडेप्टेशन के एग्जाम्पल, कि कौन सी अडेप्टेशन हमने हमारे बॉडी फंक्शंस में की, जैसे कि हमारी कोई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चेंज होगी, या हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, फंक्शंस हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन। जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैमल।
वो भी डेजर्ट एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, वहाँ पे रहते हैं। तो पहला तो क्या कि वो उनमें स्वेटिंग बहुत कम होती है, पानी कम है। तो अगर स्वेटिंग में सारा पानी वो बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उनके अंदर स्वेटिंग बहुत कम होती है, और जो वो यूरिन पास करते हैं उसमें भी वाटर का कंटेंट काफ़ी कम होता है। और फैट, हम सबको पता है कि ये जो हम्प होता है कैमल्स का, यहाँ पे फैट स्टोर होता है। और जब भी वो महीनों रह सकता है, हफ्तों, महीनों तो नहीं लेकिन हफ्तों ज़रूर रह सकता है कैमल पानी के बिना। क्यों? क्योंकि इस हम्प में फैट स्टोर होता है। तो जब भी इसकी बॉडी को फंक्शंस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है तो वो फैट का ब्रेक डाउन करते हैं, और उससे उसके ब्रेकडाउन में, उसके मेटाबॉलिज्म में जो वाटर रिलीज होता है वो दूसरे बॉडी फंक्शन में यूज हो जाता है। तो इसलिए वो हफ्तों सरवाइव कर सकता है विदाउट वाटर। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है कि कैमल जो है पानी के बिना इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने हम्प में वाटर को स्टोर कर लेता है। नहीं, वो वाटर को स्टोर नहीं करता, वहाँ पे फैट स्टोर होता है। और जब भी बॉडी फंक्शन के लिए उसको वाटर की नीड होती है, उस फैट का ब्रेक डाउन होता है, जिस रिएक्शन में वाटर रिलीज होता है उस वाटर को वो यूज करता है। क्लियर है? Now the next characteristic of living being is repair and regeneration. क्या होता है repair and regeneration? Ability to repair or renew damaged, lost body parts in the post-embryonic life of an organism. All living organisms heal their wounds and repair the damaged parts. रीजनरेशन या रिपेयर में हमारे अंदर क्या होता है, रीजनरेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, पर रिपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वुंड्स होते हैं, हमें कोई चोट लग जाती है तो हम उसको हील कर सकते हैं। इवन हम जितनी भी एंटीबायोटिक्स या लगाते हैं, जैसे अगर हमें चोट लग जाए तो हम डेटोल वगैरह से साफ करते हैं, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाते हैं, वो सब इसलिए होती है कि बाहर से इन्फेक्शन ना हो, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे वुंड को और इन्फेक्ट ना करें। लेकिन वो ठीक नहीं करते उस वुंड को, हमारी बॉडी खुद हील करती है हर वुंड को। वो दवाइयां नहीं हील करती, वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने से रोकती है, ताकि वो वुंड जो है और भी ना बढ़ जाए इससे पहले कि हमारी बॉडी उसको हील करे। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि लिजर्ड्स के अंदर होता है कि अगर उनकी टेल जो है, वो टेल अगर लॉस्ट हो जाती है, मोस्टली जब हम कोई भी प्रिडेटर जो होता है वो लिजर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है तो लिजर्ड अपनी टेल छोड़ देती है। ऑटोटोमी बोलते हैं इस चीज को, ऑटोटोमी बोलते हैं, ऑटोटोमी। और बाद में वो अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। तो रीजनरेट और रिपेयर भी, हमारे नाखून बढ़ते होते हैं, हमारे हेयर्स बढ़ते होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा पूरा हाथ कट जाएगा तो वो भी रीजनरेट हो जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म की रीजनरेशन की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे स्टारफिश के, अगर स्टारफिश की जो शेप होती है कुछ ऐसी होती है, ये उसकी लिम्स होती हैं। ये क्या होती है? उसकी लिम्स होती हैं। तो अगर उसकी लिम्ब जो हैं वो कट जाए तो वो उस लिम्ब को दोबारा रीग्रो कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। लेकिन हमारे हाथ पैर कट जाए तो हम रीजनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है कि वो किस लिमिट तक रीजनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखें कि डायग्राम की हेल्प से शो भी किया हुआ है। लियोपार्ड गेको बिफोर ऑटोटोमी। जो ये लियोपार्ड गेको है, ये उसका साइंटिफिक नेम है लिजर्ड का। लिजर्ड की भी काफ़ी स्पीशीज होती हैं। ये ऑटोटोमी से पहले है, जब उसकी टेल उसने लॉस्ट नहीं की थी। यहाँ पे उसकी टेल नहीं है। रिग्रोइंग टेल आफ्टर 4 वीक्स स्टार्ट हो जाती है और 22 वीक्स में पूरी की पूरी पहले की तरह वो रीग्रो हो जाती है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की वो है एजिंग, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन एंड डेटरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि हमारा स्ट्रक्चर है वो
जैसे यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है हमारे पूरे लाइफ साइकिल की, चाइल्डहुड, यंग, ठीक है, फिर अडल्ट होते हैं, उसके बाद ये 30+ है, 50+ है, और ये ऐसे ही ऐसे हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी डिक्लाइन करता रहता है और बॉडी फंक्शन भी होते हैं वो भी डिक्लाइन करते रहते हैं। स्टडी ऑफ एजिंग इज जेरोंटोलॉजी। इसमें क्या स्टडी करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एजिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको स्पीड अप करते हैं या उसकी स्पीड को घटाते हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, वो होती है। एक पर्टिकुलर सेल भी एज होता है, एक ऑर्गन की भी एज होती है और पूरे ऑर्गेनिज्म की भी एक एज होती है। और हमारी जो बायोलॉजिकल एजिंग है वो हमारे बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से ही हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे लाइफ साइकिल की अपनी स्टेजेस होती हैं, यंग, अडल्ट, ओल्ड एज। तो हर लिविंग बीइंग का एक लाइफ साइकिल होता है। उसका बर्थ होता है, एजिंग की प्रोसेस होती है एंड फाइनली उसकी डेथ भी होती है। कहते हैं ना, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है अगर वो लिविंग बीइंग है तो। डेथ, इट इज अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन। पहले तो बायोलॉजिकल फंक्शन एजिंग में डिक्लाइन हुए थे, लेकिन अब उनका टर्मिनेशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। स्टडी ऑफ डेथ इज थैनाटोलॉजी। इट इज इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस विच प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग एंड ब्रिंग्स रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कैसे होता है? जैसे कि मरने के बाद क्या करते हैं, हम जलाते हैं या कई लोग मिट्टी में भी दबाते हैं। तो हमें पता है ना कि अगर कुछ सालों के बाद हम उसको निकालते हैं तो हड्डियां हड्डियां मिलती है। अब जो डिग्रेड हुआ है हमारा स्किन, हमारे ऑर्गन्स, वो वापस से अर्थ के अंदर ही तो गए हैं ना। और हमारे अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे, वो वापस से मिट्टी में गए। और वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन सोयल के अंदर भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे प्लांट भी उगते हैं, वो वापस से उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे ही रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स चलता रहता है। और अगर लाइफ ज़रूरी है, बर्थ ज़रूरी है, तो डेथ भी ज़रूरी है। अगर वो सारे लिविंग बीइंग्स जो आज तक पैदा हुए हैं वो जिंदा होते तो शायद धरती पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। डेथ होनी ज़रूरी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। लेकिन कॉजेज ऑफ डेथ क्या क्या होते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं, अननेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल में सेनेसेंस, सेनेसेंस भी हम एजिंग को ही कहते हैं कि एजिंग जब होगी, जब हमारा डिट्रिएशन होगा या हमारे स्ट्रक्चर का, तो फाइनली उसकी मेन जो स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वो डेथ ही है। हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एजिंग बोलते हैं, वरना प्लांट्स के अंदर हम उसको सेनेसेंस बोलते हैं, मतलब एक ही होता है। अननेचुरल में क्या होता है? होमिसाइड, कि अगर हम किसी का खून कर दें, किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंटल डेथ, कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी, या फिर सुसाइड, यह है कॉजेज ऑफ डेथ। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है डेथ के बारे में पढ़ना, वो है टाइप्स ऑफ डेथ। बिल्कुल सही सुना आपने कि डेथ की भी टाइप्स होती हैं। मौत भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लिनिकल, सिस्टमिक एंड सोमैटिक डेथ। क्लिनिकल, सिस्टमिक एंड सोमैटिक डेथ। जो दूसरी टाइप होती है वो है बायोलॉजिकल एंड मोलिकुलर डेथ। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हम टाइप्स कर रहे हैं उससे पहले हम स्टेजेस पढ़ेंगे डेथ की, ताकि हम डिफरेंस समझ सकें कि टाइप्स ऑफ डेथ में क्या डिफरेंस होता है। डेथ भी एक प्रोसेस होती है और उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। प्री एग्नी, एग्नी, थर्ड स्टेज जो होती है क्लिनिकल डेथ, एंड जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है बायोलॉजिकल डेथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिकल डेथ के सामने लिखा हुआ है रिवर्सिबल
एंड बायोलॉजिकल डेथ के सामने लिखा हुआ है इरिवर्सिबल। यानी कि जब हम क्लिनिकली डेड होते हैं तो लाइफ यानी कि जिंदा होना पॉसिबल है, कम परसेंट है चांसेस, लेकिन स्टिल पॉसिबल है। वो जो फिल्मों में सीरियल्स में दिखाते होते हैं ना कि उसको सीपीआर परफॉर्म किया या इलेक्ट्रोक्यूट किया तो वो बंदा उठ गया, उसकी जो हार्ट बीट है वो दोबारा से आ गई, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ क्लिनिकली डेड होता है वो। अगर वो बायोलॉजिकल डेड हो जाता तो हम उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। हालांकि हालांकि क्लिनिकली डेड होने के बाद भी दोबारा जिंदा होने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट स्टिल होते हैं। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मैंने स्टेजेस बताई थी डेथ की, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। प्री एग्नी, फॉलिंग ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म। एग्नी, ब्लड प्रेशर, जो आर्टेरियल प्रेशर भी बोला था जिसको हमने, उसमें और भी डिक्रीज हो जाता है। ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। और अ सडन रिटर्न टू लाइफ, लास्ट स्पार्क ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ऐसे नहीं कहते कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता होता है, ऐसे ही कि एक या दो मोमेंट्स के लिए हमें ऐसा भी लगता है कि ओ ये तो ठीक हो गया, एंड देन उसके बाद स्टीप रिडक्शन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शंस। वो एक बार लगता है, कुछ मोमेंट्स के लिए हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और फाइनली सारे वाइटल फंक्शंस जो होते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग हो, हार्ट बीट हो, वो सब स्टॉप हो जाते हैं। और उसके बाद होता है क्लिनिकल डेथ। उसमें क्या होता है? रिवर्सिबल सीजेशन of vital functions of the brain, heart and lungs. Life is in the body but persist in the component parts of the body. अब इसका क्या मतलब हुआ? जो क्लिनिकल डेथ होती है बच्चे, उसको हम रिवर्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे हमारे हार्ट, लंग्स या कुछ लिमिट तक जो ब्रेन का फंक्शन होता है, वो फंक्शन तो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन अभी हमारे वो जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक है। हमारे जो बॉडी कंपोनेंट्स है, जो हमारे पार्ट है, वो भी तक ठीक है। ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन सेल, टिश्यू सिस्टम लेवल तक अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए वो रिवर्सिबल है कि कुछ अगर हम स्टिमुलाई दें या कुछ हो ऐसा जिसकी वजह से जो ये मेन बॉडी ऑर्गन है ये भी अपना फंक्शन दोबारा रिज्यूम कर लें। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्लिनिकल डेथ में क्या क्या होता है। हार्ट बीट स्टॉप, पल्स भी बंद हो जाती है। अब हार्ट बंद हो गया तो पल्स भी ऑब्वियसली बंद हो जाएगी, ब्रीदिंग भी बंद हो जाती है, और प्यूपिल डायलेट हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है प्यूपिल डायलेट होने का? आपको देखा होगा कि डॉक्टर वगैरह जब भी चेक करते होते हैं ना कि ये सामने वाला पर्सन मर गया है, तो वो उसकी आंखों में टॉर्च मारते हैं कि हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। अगर लाइट पड़ने के बाद वो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ये पर्सन अभी मरा नहीं है। लेकिन अगर वो डायलेट ही रहते हैं, प्यूपिल्स कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो पर्सन क्लिनिकली डेड है। उसके बाद फाइनली बात करते हैं बायोलॉजिकल डेथ की। अब बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है? ब्रेन पूरी तरह फंक्शन बंद कर देता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज द डेथ ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। पहले मैंने बात की थी कि सिर्फ जो ऑर्गन है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजिकली डेड होते हैं तो हमारे सेल्स और टिश्यू डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा जिंदा होने के कोई चांसेस नहीं होते। अब कुछ टर्म्स हैं बायोलॉजिकल डेथ में जो कि हमें पता होनी चाहिए। पेलोमोर्टिस, पेलनेस, हमारी स्किन जो है वो पेल हो जाती है डेथ के बाद। लिवर मोर्टिस, जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी था वो अचानक से गायब थोड़ी हो जाएगा,
वो क्या करता है, जो हमारा लोअर पोर्शन है बॉडी का, जो हिंड लिम्स हैं, वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। एल्गोर मोर्टिस, हमारा बॉडी टेम्परेचर डेथ के बाद काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम होम्योस्टेसिस की वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन करते होते हैं 96.5, लेकिन जैसे ही डेथ होती है तो हम ठंडे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। रिगोर मोर्टिस, मसल्स एंटर ए प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल का काम होता है कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन बायोलॉजिकली डेथ में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज में, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ही रहती हैं, फिर से वो दोबारा कभी रिलैक्स नहीं होंगी। तो डेथ के साथ ही हमने हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग बीइंग के स्टडी किए। जस्ट फॉर अ रिकैप मैं बताती हूँ कि हमने आज कॉन्शियसनेस से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने पढ़ा रिपेयर एंड रीजनरेशन, फिर हमने पढ़ा एजिंग, और फाइनली हमने हमारा लाइफ साइकिल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग कंप्लीट किए डेथ के साथ। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ वर्ड्स जो मैं जैसे डेथ में मैंने बताए थे, पेलोर मोर्टिस, लिवोर मोर्टिस, इन टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। तो एक होमवर्क भी दिया मैंने आपको कि कोमा के अंदर हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है वो आपको पता करना है। तो हमारा सेकंड लेक्चर इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।